एक्सरसाइज 1.3। ये एक्सरसाइज भी 3 ही टॉपिक के ऊपर बेस्ड है। इसमें पहला टॉपिक है कि रियल नंबर्स का हमारी डेली लाइफ में क्या इस्तेमाल है। पहला टॉपिक है रियल नंबर्स का हमारी डेली लाइफ में कहाँ पर इस्तेमाल होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हर वो शख्स मेल और फीमेल उसको बचपन से ही बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन सिखाए जाते हैं कि कैसे चीज़ों को मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, ऐड करते हैं एंड सब्सट्रैक्ट करते हैं। ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुकी है। क्या हम लोग इन नंबर्स के बगैर क्या अपनी ज़िंदगी इमेजिन कर सकते हैं? कैन वी थिंक दैट? नो। इसके बगैर हमारी ज़िंदगी ही डिफरेंट होगी। रियल नंबर्स पहले तो 10 डिजिट्स जो है 0 से लेकर 9 तक 10 डिजिट्स, इन ही 10 डिजिट्स के ऊपर पूरे के पूरे नंबर्स, जितना भी आपने बड़े से बड़ा नंबर बनाना है इन्हीं से बनेगा और सबसे छोटा नंबर बनाना है वो भी इन्हीं से निकल कर आएगा। यानी ये 10 डिजिट्स अगर क्लियर हैं तो ऑल दी नंबर सिस्टम्स आर क्लियर। अब बात करता हूँ कि रियल नंबर्स का हमारी डेली लाइफ में कैसे इस्तेमाल होता है। हर जगह पर इस्तेमाल हो रहा है। जो भी हम नंबर इस्तेमाल करते हैं वो रियल नंबर से ही लिया जाता है। वेल, पहले तो नंबर लाइन के ऊपर आप लोगों ने देखा होगा, जब हम उनको नंबर लाइन पर प्रेजेंट करते हैं रियल नंबर्स को नंबर लाइंस के ऊपर, अक्सर आपने देखा होगा ये तो होगा 0, ये तो होगा पॉजिटिव का 1, ये तो होगा नेगेटिव का 1। लेकिन रियल नंबर्स की बात ये है, बाकी अगर नेचुरल नंबर की मैं बात करूं वो तो होते हैं फाइनल यानी 1 और 2, लेकिन 1 और 2 के दरमियान नंबर एग्जिस्ट नहीं करते। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूं रियल नंबर्स की तो ये 0 और 1 के दरमियान ही मेरे पास इनफाइनाइट नंबर एग्जिस्ट करेंगे। बहुत ज्यादा नंबर होंगे मेरे पास, खत्म ना होने वाले नंबर्स। जितना चाहे मर्जी मैं लिख लूं वो मैं नंबर लिख सकता हूं। यानी इनके दरमियान ही मेरे पास इनफाइनाइट नंबर एग्जिस्ट करते हैं। सपोज करें कि मेरे पास एक रस्सी है। सपोज करता हूं कि मेरे पास ये एक तार है, ये एक तार है रियल लाइन, और ये है उसका सेंटर में 0 है, नेगेटिव का 1, पॉजिटिव का 1। अब मैं क्या करता हूं, इस तार को ना सेंटर से काट देता हूं। सेंटर से तार को मैंने काट दिया, बाकी मेरे पास बचा मेरे पास 0 से लेके 1 तक। अब इस तार को मैं फिर सेंटर से काट देता हूं। सेंटर से अगर मैंने काट दिया यहां से, तो ये फिर मेरे पास, सपोज करता हूं कि ये मेरे पास बाकी सेंटर से अगर मैंने काट दिया तो ये फिर मेरे पास 0 से लेकर सपोज कर लो 0.5 तक आ गई इसका सेंटर 0.5। अगर मैं फिर इसका सेंटर लूं तो ये आ जाएगा, अगर मैं ले लूं 0.05। फिर इस तार को अगर मैं यहां सेंटर से काट दूं तो फिर बाकी इतनी तार बचेगी। जीरो से लेके 0.005, ये फिर सेंटर से 0.005, ये वाली तार, इसको फिर मैंने सेंटर से काट दिया, बाकी मेरे पास इतनी बची। जीरो से लेके 0.005, फिर इसका सेंटर 0.0005। अब इस तार को मैं फिर यहां से काट दूं अगर, तो फिर ये मेरे पास इससे भी छोटी हो जाएगी, 0 से लेके 0.0005 और 0.00005, इसका हाफ। अब पॉइंट मेरे पास ये है कि मैं चाहे जितना मर्जी चला जाता जाऊं, फिर मैं यहां से काट दूं, फिर मैं अगर इसका हाफ ले लूं, फिर मैं इसका हाफ ले लूं, अगर मैं एटॉमिक लेवल के ऊपर जाता जाऊं तो क्या ये चीज कभी खत्म होगी? रियल लाइफ में देखा जाए या रियल नंबर्स के तौर पर देखा जाए तो नहीं। मैं एटॉमिक लेवल के ऊपर भी जाऊं, कहीं ना कहीं तो इसका एंड आएगा, लेकिन वो होगी इन्फिनिटी, क्योंकि मैं वहां तक पहुंच ही नहीं सकता, वहां तक एटॉमिक लेवल तक पहुंच ही नहीं सकता। तो इन्फिनिटी तक मुझे जिस बात की समझ आई ना कि इन्फिनिटी और जीरो ये दोनों चीजें हमारी लिमिटेशंस हैं।
यानी हद नहीं होती, जैसे बड़ों ने कह दिया कि आपने यही काम करना है तो फिर यही काम करना है, वो आप हमारी बाउंड्री सेट कर देते हैं, लिमिटेड बना देते हैं शख्स को। इसी तरह ये दो नंबर्स इन्फिनिटी और जीरो, ये भी हमारी लिमिटेशन ही है। जैसे जीरो हो गया, इसको हम कह सकते हैं एब्सोल्यूट मिनिमम। जीरो से नीचे मैं नहीं जा सकता, रियल लाइफ में बात कर रहा हूं, ये मेरी हद है। जीरो से नीचे सिर्फ मैं इमेजिन कर सकता हूं, इमेजिनेशन है मेरी, बाकी जीरो तक, जीरो मीन्स नथिंग। तो इन्फिनिटी मीन वहां तक मैं पहुंच ही नहीं सकता, इन्फिनिटी तक कोई पहुंच ही नहीं सकता, यानी इन्फिनिटी मीन्स इट्स बियॉन्ड माई ब्रेन, मेरी इमेजिनेशन से भी ये परे की चीज है इन्फिनिटी। मतलब अगर मैं स्टार्स को काउंट करना चाहूँ, वो भी उनकी अगर रिलेशन बनाई जाए नेचुरल नंबर के साथ तो 1 2 3 बनती तो है, लेकिन अगर उनको मैं काउंट करना चाहूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं गिनूंगा लेकिन मेरा दिमाग सुन्न हो जाएगा। तो उसको फिर कह दिया गया, इन्फिनिटी का नाम दे दिया गया कि वो हमारी एक हद है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम। ज्यादा से ज्यादा मैं वहां तक इमेजिन कर सकता हूँ लेकिन उससे आगे नहीं बढ़ सकता, जैसे स्पीड ऑफ लाइट होगी इसी तरह। ये तो बात हो गई रियल नंबर्स की। ये अब इनका रियलिटी में कैसे इस्तेमाल होगा डेली लाइफ में, तो इसका इस्तेमाल ऐसे होगा जैसे वो कह सकता है कि सम ऑफ टू नंबर्स इज 42 एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ टू नंबर्स इज 31। अब इनमें से दो इंटीजर जो ए और बी मैंने इस्तेमाल किया उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वो जब क्वेश्चन करेंगे इंतहाई आसान है तो उससे फाइंड आउट हो जाएगा। अब इसका दूसरा पार्ट है टेम्परेचर स्केल, टेम्परेचर कन्वर्जन। टेम्परेचर कन्वर्जन। अब हर वो आम शख्स या हर वो पढ़ा लिखा शख्स, चाहे डॉक्टर हो चाहे आम शख्स हो, उनको टेम्परेचर मेजर करना होता है। वैसे वैसे ही उनके दिमाग में बना, यानी एक चीज छपी हुई है, इतनी डिग्री टेम्परेचर है, लेकिन उन लोगों को एक चीज का डिफरेंस नहीं है। हम लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं उस बात में। वो ये है कि वो सेल्सियस में अगर दिया गया हो तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि हम टेम्परेचर स्केल के जरिए कैसे हमें उनकी वैल्यूज का हम पता चल जाएगा कि कहां पर वो उसका फ्रीजिंग पॉइंट है, कहां पर उसका बॉइलिंग पॉइंट है, अगर फ़ारेनहाइट में दिया गया हो और अगर सेल्सियस में दिया गया हो। 3 टेम्परेचर स्केल इस्तेमाल होते हैं, वो मैं आपको बता देता हूं, लेकिन उसके सिर्फ फार्मूले यूज होंगे क्वेश्चंस में। वो 3 टेम्परेचर, पहले तो मैं पहला टेम्परेचर स्केल है मेरे पास जिसको मैं कहूंगा वो है केल्विन। केल्विन और केल्विन को रिप्रेजेंट किया जाता है के से। दूसरा मेरे पास टेम्परेचर स्केल है सेल्सियस, सेल्सियस और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है डिग्री सी से। और लास्ट वाला है फ़ारेनहाइट स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल इसको रिप्रेजेंट किया जाता है इस एफ से। अब 3 ही टेम्परेचर स्केल इस्तेमाल हो रहे हैं, केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। अब इनको मैं ड्रा करके बता देता हूं कि इनका कौन सा फ्रीजिंग पॉइंट होगा, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कहां किस पॉइंट पर होगा और बॉइलिंग पॉइंट इनका कौन सा होगा। पहले तो मैंने ले लिया पहला टेम्परेचर स्केल ड्रा किया, ड्राइंग इसी तरह की है, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा टेम्परेचर स्केल ले लिया, थर्ड वाला टेम्परेचर स्केल ले लिया, केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। अब यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर दी मैंने, इस वाली लाइन को मैंने कह दिया कि ये वाली है मेरे पास एब्सोल्यूट जीरो, एब्सोल्यूट जीरो। ये है मेरे पास एब्सोल्यूट जीरो। फिर एक लाइन मैंने ड्रा की, और इसको मैंने कह दिया फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ H2O वाटर। के जमने का पॉइंट कौन सा होगा, पॉइंट वाटर का, पानी का।
फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ H2O, पानी का फ्रीजिंग पॉइंट। थर्ड वाला मैंने ले लिया बॉडी टेम्परेचर, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर। और लास्ट वाला मैंने ले लिया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर H2O। पानी का ये है एब्सोल्यूट जीरो। दूसरा है जहां पर पानी जम जाता है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जैसे हमारा होता है, और बॉइलिंग पॉइंट। पहले तो इस तरह तो स्केल लगेगा, केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल। अब पहले बात करता हूं मैं केल्विन की। केल्विन का एब्सोल्यूट जीरो पॉइंट कौन सा होता है? ये जीरो पर ही एब्सोल्यूट इसका जीरो पॉइंट होगा। और केल्विन का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है ना, जहां पर पानी जम जाता है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है 273.15। और केल्विन का बॉडी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? 310.15। और केल्विन का बॉइलिंग पॉइंट जहां पर पानी उबलता है, वो इसका पॉइंट होता है 373.50। अब मैं बात करता हूं सेल्सियस की। सेल्सियस का एब्सोल्यूट, मेरे पास इसका एब्सोल्यूट जीरो होता है नेगेटिव, इसका एब्सोल्यूट जीरो होगा 273.15। और इसका फ्रीजिंग पॉइंट होगा जीरो पर सेल्सियस का। तभी सेल्सियस आपने भी काफी सुना होगा कि यहाँ पर इतने डिग्री यानी सेल्सियस है, इतने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। सेल्सियस में बात थोड़ी सी ना इजीली हो जाती है समझ में, अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि इसका फ्रीजिंग पॉइंट पानी के जमने का पॉइंट जीरो ही होता है। और इसका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है 37, हमारा भी नापा होगा कि इतना है 37। और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट वो 100 होता है, 100। अब एब्सोल्यूट में बात करता हूँ फ़ारेनहाइट स्केल की। इसका एब्सोल्यूट जीरो होता है नेगेटिव 459.67। और इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट होगा मेरे पास 32। और इसका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होगा, वो होगा मेरे पास 96.6। और इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, वो होगा 212। ये थे स्केल, केल्विन स्केल, सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल। अब इनके फॉर्मूले जो आगे क्वेश्चंस में इस्तेमाल होंगे। पहला फार्मूला लिखता हूं मैं केल्विन का। केल्विन का फार्मूला बराबर होता है मेरे पास सेल्सियस प्लस 273, ये होगा केल्विन का फार्मूला। अब लिखता हूं सेल्सियस का। सेल्सियस का मेरे पास होगा 5/9 फ़ारेन -32। और बात करता हूं फ़ारेनहाइट का फार्मूला। फ़ारेनहाइट का बराबर होगा 9/5 सेल्सियस प्लस 32। ये हैं तीन फॉर्मूले जो इस्तेमाल होते हैं। अब इसी का मैं पार्ट थर्ड डिस्कस करता हूं। आई होप यहां पर आ जाएगा। पार्ट थर्ड मेरे पास P&L इसका पार्ट थर्ड है। थर्ड वाले टॉपिक में वो ये पूछना चाह रहा है कि एक ताजर होता है, जब एक ताजर मर्चेंट, जब एक ताजर होता है ना, तो उसको वो एक कारोबार करता है। कारोबार में उसको प्रॉफिट भी होता है और उसको लॉस भी होता है। अब हर शख्स ये तो नहीं दावा कर सकता कि मुझे सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट ही होगा अपने कारोबार के अंदर। उसको प्रॉफिट के साथ लॉस भी होता है, क्योंकि ये दोनों चीजें उसके जिंदगी का हिस्सा बन जाती हैं। अब यहां पर दो ही फार्मूले डिस्कस होने हैं। पहली चीज, अगर उस ताजर को प्रॉफिट हासिल हुआ है कारोबार के अंदर, जैसे मैं ही हूं, अगर मुझे कारोबार में प्रॉफिट हासिल होगा तो मैं प्रॉफिट का फार्मूला लिखूंगा, और अगर मैं उसकी परसेंटेज भी निकालना चाहता हूं तब भी उसका फार्मूला लिखूंगा और उसको इस्तेमाल करूंगा। और अगर मुझे
कारोबार में लॉस हुआ है, नुकसान हुआ है, तो फिर मैं उस नुकसान को कितना नुकसान हुआ है वो नुकसान फाइंड आउट करने का फार्मूला, कितने परसेंट नुकसान हुआ है और वो नुकसान फाइंड आउट करने का फॉर्मूला। पहले मैं लिखता हूं कि ना मेरा एक कारोबार है, फूड का कारोबार या कोई भी कारोबार हो सकता है। तो पहली चीज मुझे उसमें ना अगर प्रॉफिट हुआ तो मैं उसका फार्मूला लिखता हूं कि अगर मुझे उस कारोबार में प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट मैं कैसे उसका फाइंड आउट कर सकता हूं। पहली चीज प्रॉफिट, प्रॉफिट फाइंड आउट करने का फार्मूला होता है कि अगर मुझे प्रॉफिट हुआ है ना तो वो होगा कि मेरी सेलिंग प्राइस, कितने में मैंने चीजों को बेचा, अगर मेरी सेलिंग प्राइस ज्यादा है यानी और कॉस्ट प्राइस जितने भी वो चीजें मुझे मिली है, यानी एक चीज मुझे 100 की मिली है और मैं 120 में बेच रहा हूं, तो इसका मतलब है मुझे प्रॉफिट तो हो रहा है 20 का। तो वो जो प्रॉफिट हो रहा है इसका मतलब है उसको लिखूंगा सेलिंग प्राइस, उसमें से माइनस करूंगा कॉस्ट प्राइस। इसको मैं शॉर्टली लिख सकता हूं P इज इक्वल टू SP सेलिंग प्राइस नेगेटिव CP कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ये है इसका फार्मूला, कितने में चीज बेची माइनस कितने में मैंने चीज खरीदी। और अगर इसकी मैंने परसेंटेज फाइंड आउट करनी है तो परसेंटेज मेरे पास फाइंड आउट करने का फार्मूला होगा परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट फार्मूला इसका होगा मेरे पास, मुझे P, ये वाला P प्रॉफिट कितना हुआ, कितने में मैंने चीज को खरीदा, CP उसको मल्टीप्लाई करवा देना है 100 के साथ, तो ये मेरे पास उसकी परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकल आएगी। ये तो था पार्ट 1 इसका, मैंने प्रॉफिट का डिस्कस कर लिया और उसकी परसेंटेज कैसे निकालते हैं वो डिस्कस कर लिया। दूसरी चीज कि अगर एक चीज मैंने ना 100 में खरीदी है और उसको बेच मैं रहा हूं 80 में, इसका मतलब है मुझे 20 का लॉस हो रहा है, तो यहां पर इस्तेमाल होगा लॉस फार्मूला। तो लॉस फार्मूला कैसे, अगर एक, अब यहां पर क्या है, कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, खरीदी मैंने चीज महंगी है लेकिन बेच कम में रहा हूं, तो कॉस्ट प्राइस नेगेटिव सेलिंग प्राइस, तो लॉस मेरे पास होगा कॉस्ट प्राइस CP नेगेटिव SP सेलिंग प्राइस। अब वो अगर मुझसे पूछ ले कि लॉस परसेंटेज निकालो कितने परसेंट लॉस हुआ, तो उसका फार्मूला होगा परसेंटेज ऑफ लॉस इक्वल टू ये वाला लॉस, जितने परसेंट मुझे लॉस हुआ ये वाला लॉस, माइनस कॉस्ट प्राइस इसकी भी कितने में चीज मैंने खरीदी मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये मेरे पास लॉस की, ये 3 टॉपिक्स ही थे डिस्कस करने वाले। इस एक्सरसाइज के टोटल 9 सवाल है और उनमें यही सब कुछ डिस्कस होगा। शुरू करता हूं सवाल नंबर 1 से, क्वेश्चन नंबर 1 से। अब इसके क्वेश्चन नंबर 1 में भी पूछ रहा है कि सम ऑफ 3 consecutive integer is 42, फाइंड 3 इंटीजर्स। वही रियल नंबर वाला सवाल हो गया कि 2 इंटीजर्स, यहाँ पर इंटीजर पूछे हैं कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, वहां पर रियल नंबर पूछे गए थे, पीछे जो एग्जांपल दी गई है। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है कि 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर का सम 42 है और मैंने वो 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर फाइंड आउट करने हैं। अब कंसेक्यूटिव इंटीजर्स होते क्या, लेट यहां पर मैंने 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर ले लिए कि वो होंगे मेरे पास लेट n प्लस 1 n प्लस 2, ये है मेरे पास कंसेक्यूटिव इंटीजर। ये है मेरे पास 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। सवाल में ही वो कह रहा है कि इन 3 इंटीजर्स का सम मेरे पास है 42। मैंने लिख लिया, गिवन जो चीज मुझे गिवन है कि n प्लस 1 n प्लस 2, इन तीनों का सम मेरे पास गिवन है 42, इन 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का। और फाइंड दीज 3 इंटीजर्स, ये इंटीजर्स की वैल्यू ही मैंने फाइंड आउट करनी है। इसको नाम दे दिया क्वेश्चन नंबर 1 जो ऑलरेडी मेरे पास गिवन है। अब पहली चीज मैंने क्या करनी है, इनकी ब्रैकेट्स को ओपन करना है। तो ये पहले वाला n तो वैसे का वैसे ही, प्लस इसको ओपन किया तो n प्लस 1, इस ब्रैकेट को ओपन किया तो n प्लस 2 इज इक्वल टू 42। यहाँ पे n और n तीनों सम हो जाएंगे, बाकी मेरे पास बचेगा 3n, बाकी ये 1 और 2 ऐड होंगे तो ये होंगे मेरे पास 3 इक्वल टू 42। अब मैंने क्या किया, इस 3 को उधर ले गया, ये 3 इधर का इधर ही, 3n
42 में से 3 को मैंने माइनस किया तो मेरे पास बचे 39। 3 इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा तो n इज इक्वल टू 39 डिवाइडेड बाई 3। 3 वन ज़ा और 3 3 ज़ा, तो n की वैल्यू सिंपल मेरे पास आ जाएगी 30। अब इन 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो पहले n की तो मैंने फाइंड आउट कर ली 30, दूसरे n की फाइंड आउट करनी है। दूसरा कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है मेरे पास n प्लस 1 इज इक्वल टू, n की जगह n की वैल्यू पुट की 30 प्लस 1, तो इसकी वैल्यू हो गई मेरे पास 14। दूसरा कंसेक्यूटिव इंटीजर, अब थर्ड वाला कंसेक्यूटिव इंटीजर n प्लस 2, ये दिया गया है मेरे पास, n की जगह इसकी वैल्यू पुट की 13 प्लस 2, तो n प्लस 2 थर्ड वाला कंसेक्यूटिव इंटीजर की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 50। ये था पहला क्वेश्चन जिसमें 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स तो मैंने पहले लिए, फिर उन 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स की मैंने वैल्यू फाइंड आउट करनी। अब दूसरा क्वेश्चन की तरफ चाहता हूं। अब दूसरे क्वेश्चन में वो कह रहा है कि डायग्राम शोज राइट एंगल ट्राइंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल उसने मुझे ए बी सी दी हुई है, इन विच द लेंथ ऑफ, जिसमें लेंथ उसने यानी ए से सी, बेस भी उसने मुझे दी है, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल भी दिया गया है, और लेंथ ऑफ ए बी इन द फॉर्म ऑफ, लेंथ फाइंड आउट करनी है मैंने, यानी परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। अब क्या चीज है, क्वेश्चन 2 में कह रहा है कि एक मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी और सी, जिसमें उसने मुझे ए से सी की वैल्यू यानी बेस उसने मुझे दी है, वो है मेरे पास 3 का अंडर रूट प्लस 5 का अंडर रूट सेंटीमीटर। और एक और चीज, उसने मुझे इस ट्राइंगल का एरिया भी दिया हुआ है, एरिया भी दिया हुआ है, और एरिया कितना दिया हुआ है उसने, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एरिया उसने मुझे दिया गया है 1 प्लस अंडर रूट 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर। एरिया भी गिवन है, उसकी बेस भी गिवन है, परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है मुझे ए से बी। ये चीज मुझे सवाल में पूछ रहा है कि इसका परपेंडिकुलर बताओ। अब इस ट्राइंगल में एरिया पहले तो गिवन है, अब किसी भी ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करने का जो फार्मूला होता है वो होता है हाफ यानी 1/2 बेस क्रॉस हाइट, बेस को हाइट के साथ मल्टीप्लाई यानी बेस क्रॉस परपेंडिकुलर। तो क्या करना है मैंने, एरिया का फार्मूला होता है किसी भी ट्राइंगल के एरिया का फार्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल के एरिया का फार्मूला होता है 1/2 बी क्रॉस एच यानी बेस क्रॉस हाइट, परपेंडिकुलर भी लिख सकते हैं। अब पहली चीज एरिया ऑफ अ ट्राइंगल तो मुझे गिवन है, वो है मेरे पास 1 प्लस 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और दूसरी चीज 1/2 बेस भी गिवन है, बेस है मेरे पास 3 का अंडर रूट प्लस 5 का अंडर रूट सेंटीमीटर, और साथ में हाइट, ये चीज मैंने फाइंड आउट करनी है, ये चीज गिवन नहीं है, और हाइट मेरे पास कितनी है ए से बी, ये चीज मैंने फाइंड आउट करनी है ए से बी। पहली चीज मैं क्या करूंगा, ये वाला 1 सेंटीमीटर तो इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 वाला इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा 2 1 प्लस 15, ये इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा 3 का अंडर रूट प्लस 5 का अंडर रूट, इधर सिर्फ सेंटीमीटर बचना है, और ये वाली चीज आ जाएगी मेरे पास ए बी परपेंडिकुलर का। अब डिनोमिनेटर में मेरे पास सम ऑफ सर्ड्स आ रहा है जिसको हम कहेंगे बाइनोमियल सर्ड्स, तो इसको मुझे अब रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए इसी की साइन चेंज करके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। तो क्या किया मैंने, 2 वैसे का वैसा ही 1 प्लस 15 का अंडर रूट डिवाइडेड बाय 3 का अंडर रूट प्लस 5 का अंडर रूट, ये चीज मल्टीप्लाई भी हो जाएगी, 3 का अंडर रूट नेगेटिव 5 का अंडर रूट डिवाइडेड बाय 3 का अंडर रूट नेगेटिव 5 का अंडर रूट सेंटीमीटर इज इक्वल टू ए बी। परपेंडिकुलर फाइंड आउट कर रहा हूं मैं, ऊपर वाला ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा 2
3 वाला जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा मेरे पास 3 का अंडर रूट, फिर 5 1 के साथ होगा तो नेगेटिव 5 का अंडर रूट, 3 वाला 15 के साथ होना है तो ये बन जाएगा मेरे पास 15 क्रॉस 3, 5 वाला 15 के साथ होगा तो नेगेटिव तो आएगा ही आएगा, 15 क्रॉस 5 डिवाइड में ये a का स्क्वायर बन जाएगा नेगेटिव b का स्क्वायर होगा, जो पीछे हमने कई क्वेश्चंस में पढ़ा है कि a प्लस b मल्टीप्लाई हो रहा हो a माइनस b, ये बराबर होता है a का स्क्वायर नेगेटिव b का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर लिया तो 3 आया नेगेटिव, b का स्क्वायर लिया तो 5 का 5 आ गया, सेंटीमीटर इज इक्वल टू ए बी। उसके बाद ये 2 वैसे का वैसा ही, ये 3 का अंडर रूट भी वैसे का वैसा ही, नेगेटिव 5 का अंडर रूट भी वैसे का वैसा ही, 5 और 3 15 की अगर मैं तर्जी निकालूं तो 5 पर जाएगा, 5 दिए 15, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर बन जाएगा मेरे पास 5 एक सिंपल ही आ जाएगा क्रॉस 3 का स्क्वायर बन जाएगा, और नेगेटिव जिसे 15 की निकाली थी यहाँ पर होगा एक 5 ये वाला, 15 में से एक 5 ये 5 का स्क्वायर और 3 5 का स्क्वायर क्रॉस 3, और बटे में आ जाएगा 5 में से 3 गए तो नेगेटिव 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ए बी परपेंडिकुलर। और उसके बाद ये 2 कैंसिल, नेगेटिव इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो पहले तो 5 पॉजिटिव का हो जाना, 5 का अंडर रूट, 3 नेगेटिव का हो जाएगा नेगेटिव 3 का अंडर रूट, ये भी नेगेटिव का हो जाना, लेकिन 3 के स्क्वायर से कैंसिल होकर 3 बाहर, 5 का अंडर रूट अंदर ही रह जाना है, यहाँ पर भी ये प्लस का हो जाना है, 5 का स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल, 5 बाहर और 3 का अंडर रूट अंदर, ये सेंटीमीटर वाली चीज बराबर होगी मेरे पास ए बी का अंडर रूट। अब इसी को उठाकर मैं यहाँ पर लेकर गया तो यहाँ पर तो मेरे पास ए बी यानी परपेंडिकुलर इज इक्वल टू ये वाला 5 है और ये वाला 5 है, जमा माइनस माइनस, 3 में से 1 गया तो नेगेटिव 2 5 का अंडर रूट, नेगेटिव 2 5 का अंडर रूट, 3 है और 5 में से 1 गया तो प्लस 4 3 का अंडर रूट, प्लस 4 3 का अंडर रूट सेंटीमीटर। और उसने कहा भी ये है कि इसका फाइनल आंसर होगा मेरे पास ए बी इज इक्वल टू ये ए है 4 3 का अंडर रूट नेगेटिव 2 5 का अंडर रूट सेंटीमीटर। ये है जी फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 देखता हूँ। 3 में एक रेक्टेंगल है और उस रेक्टेंगल का मेरे पास लेंथ और विड्थ गिवन है, उसका एरिया फाइंड आउट करना है। 3rd वाला क्वेश्चन, 3rd वाला है जी मेरे पास एक रेक्टेंगल है साइड जिसकी लेंथ मीटर में और जिसकी विड्थ भी दी है उसने। एक्सप्रेस द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इन द फॉर्म ऑफ वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स। क्वेश्चन नंबर 3rd, एक मेरे पास रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल है जिसकी विड्थ और लेंथ फॉर एग्जांपल उसने दी है 2 प्लस 18 का अंडर रूट मीटर में, और जिसकी विड्थ दी गई है 5 नेगेटिव 4/2 का अंडर रूट और मीटर में। ठीक है, फाइंड आउट क्या करना है इसका, मुझे एक्सप्रेस द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन द फॉर्म ऑफ, इसका मुझे एरिया फाइंड आउट करना है क्वेश्चन नंबर 3rd का। लेंथ और विड्थ गिवन है, सिर्फ एरिया। और रेक्टेंगल का एरिया फार्मूला करने का फार्मूला होता है लेंथ क्रॉस विड्थ। एरिया रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करने का फार्मूला होता है L क्रॉस W। तो इनकी जगह वैल्यू पुट की, लेंथ होगी मेरे पास ये 2 प्लस 18 का अंडर रूट मीटर, एक इसका मीटर एक इसका मीटर, मीटर का स्क्वायर बन जाएगा। विड्थ होगी इसका 5 नेगेटिव 4 2 का अंडर रूट मीटर का स्क्वायर। इसको नहीं मैंने छेड़ना, अभी पहले इसको देखूंगा। डिनोमिनेटर में a 1/3 मौजूद है, सिंगल थर्ड हो तो उसी को साइन का तो यहाँ पर डिस्कस ही नहीं होना, उसी को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करके इसकी सर्ड मुझे पहले खत्म करनी है।
तो 2 प्लस 18 की अगर मैं तर्जी निकालूँ 2 के साथ तो 9 आ जाएगी, फिर 3 के साथ 3, एक तो होगा यहाँ पे मेरे पास 3 का स्क्वायर क्रॉस 2 1, और यहाँ पे 5 नेगेटिव 4 ओवर 2 का अंडर रूट, क्रॉस भी हो जाएगा 2 के अंडर रूट के साथ, डिवाइड भी हो जाएगा 2 के अंडर रूट के साथ, मीटर का स्क्वायर, और उसके बाद 2 प्लस 3 के अंडर रूट के साथ कैंसिल, 3 बाहर और 2 का अंडर रूट अंदर, 5 नेगेटिव, ये वाली चीज इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो 4, 2 का अंडर रूट और अंडर रूट सिंपल 2 ही बचेगा, मीटर का स्क्वायर, यहाँ से कैंसिल 2 बचा, तो मेरे पास आ गया 2 प्लस 3 2 का अंडर रूट 5 नेगेटिव 2 का अंडर रूट मीटर का स्क्वायर। इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया, पहले इनको 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो 5 2 के साथ गया तो 10, ये वाला 2 के साथ गया तो नेगेटिव 2 दूनी 4 2 का अंडर रूट, अब ये इसके साथ गया तो प्लस 5 15 2 का अंडर रूट, ये इसके साथ गया तो नेगेटिव 1 3 2 3 6, 2 का अंडर रूट से 2 का अंडर रूट कैंसिल, तो वो वैसे ही आ जाएगा मीटर का स्क्वायर। अब 1 का 2 के 12 प्लस का 12 है, नहीं नेगेटिव का 12 है, प्लस का 10 है, 12 में से 10 गया तो ये मेरे पास बचेगा नेगेटिव 2, और उसके बाद 15 में से 4 गए तो ये बच जाएंगे मेरे प्लस के 11 2 का अंडर रूट मीटर का स्क्वायर। ये है मेरे पास एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल जो मैंने फाइंड आउट करना था। क्वेश्चन नंबर 4 करता हूं। फोर में वो कह रहा है जी कि फाइंड दो नंबर्स हुज सम इज 68 एंड हुज डिफरेंस इज 22। वही रियल नंबर्स वाला सवाल। दो नंबर्स मैंने बताने हैं जिसका सम 62 और जिसका डिफरेंस वो है 22, वो चीज मैंने दो नंबर्स बताने। क्वेश्चन 2, क्वेश्चन में किया गया है कि फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज, लेट दो नंबर ले लिए मैंने ए और बी, दो नंबर्स ले लिए ए प्लस बी जिनका सम है मेरे पास 68 और उन्हीं दो नंबर्स का डिफरेंस भी गिवन है, जैसे ए नेगेटिव बी, डिफरेंस है मेरे पास 22। इसको नाम दे दे इक्वेशन 1 का, इसको इक्वेशन नंबर 2 का। करना क्या है, दोनों को पहले ऐड करवा देना, दोनों इक्वेशंस को, यानी 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2 ए प्लस बी इज इक्वल टू 68, ए नेगेटिव बी इक्वल टू 22। ये नेगेटिव का तो ये प्लस का कैंसिल, जमा माइनस, ये और ए दोनों को ऐड किया तो 2a, इन दोनों को ऐड किया तो 8 और 2 10, 10 का लगा 0, 1 का 6 और 2 और 8 और 1 9, 2 इधर जाकर डिवाइड होगा 9 ओवर 2। अब इसको डिवाइड किया तो 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, तो a इज इक्वल टू 45। पहले इंटीजर की वैल्यू आ गई भाई, इस इंटीजर को चाहे मैं इसमें पुट कर दूं चाहे इसको इसमें पुट कर दूं, मेरे पास दूसरे इंटीजर की वैल्यू आ गई, तो इसको मैंने किया जी पुट इन 1 में पुट कर दिया, तो ये बन जाएगी मेरे पास 45 प्लस बी इक्वल टू 68, बी इज इक्वल टू, इससे उधर जाकर नेगेटिव का हो जाना, 68 नेगेटिव 45, बी इज इक्वल टू 8 में से 5 गया तो 3, 6 में से 4 गया तो 2, 23। ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, दो इंटीजर्स की, वो वैल्यू फाइंड आउट हो गई। क्वेश्चन नंबर 5, है जी मेरे पास, कह रहा है कि वेदर इन लाहौर, द वेदर इन लाहौर वाज यूजुअली वार्म ड्यूरिंग द समर ऑफ 2024। कह रहा है कि 2024 के गर्मियों से ही लाहौर का जो वेदर है ना वो बहुत वार्म गर्म रह रहा था। कह रहा है कि द टीवी न्यूज रिपोर्टेड टेम्परेचर एज हाई एज 48 डिग्री सेल्सियस। टीवी न्यूज के मुताबिक सेल्सियस में उसने टेम्परेचर मुझे दिया गया है 48 डिग्री, और कह रहा है कि बाय यूजिंग द फार्मूला, फ़ारेनहाइट का फार्मूला भी मुझे उसने गिवन दिया गया है, फाइंड द टेम्परेचर एज अ फ़ारेनहाइट के, यानी गर्मियों की छुट्टियों के दरमियान 2024 के उसने ना मुझे टेम्परेचर दिया गया है टीवी न्यूज के मुताबिक 48 सेल्सियस डिग्री, 48 सेल्सियस।
तो कह रहा है इसी 48 इस वैल्यू को ही मैंने फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। बस जवाब ऑलरेडी गिवन है, बस कन्वर्जन होनी है उनकी। तो पार्ट 5 में ना उसने मुझे सेल्सियस में टेम्परेचर दिया गया है 48 डिग्री, और मैंने इसी को कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में। फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो इसी को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट इन फ़ारेनहाइट, और फ़ारेनहाइट का फार्मूला जो हमने पढ़ा है वो था 9/5 सेल्सियस प्लस 32। सिर्फ वैल्यूज को पुट किया 9/5 48 प्लस 32, इनको 9 को मल्टीप्लाई करवा दिया, 9 मल्टीप्लाई बाय 48 डिवाइडेड बाय 5, और इसमें सम को करवा दिया 32। फाइनल आंसर इसका मेरे पास आएगा 118.4। 118.4। तो फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर उस दिन था गर्मियों में 2024 में लाहौर का 118.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। पार्ट 6 में क्या कहता है? 6 में कहता है कि कह रहा है कि 6 वाले क्वेश्चन में द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड द सन इज 72 ईयर्स। बच्चे की और उसके बाप की दोनों की जिंदगियों का, दोनों की एजेस का सम उसने कहा है कि वो है 72 ईयर्स। फादर की एज को रिप्रेजेंट मैं कर देता हूं एफ से, और बच्चे की एज को रिप्रेजेंट कर देता हूं एस से। दोनों की एजेस का सम उसने मुझे दिया गया है, फादर की एज का सम, बच्चे की एज का सम, वो है मेरे पास 72 ईयर्स। और उससे आगे वो कह रहा है कि 6 साल पहले 6 years ago father's age was 2 times the age of the son. What was the son's age 6 years ago? 6 साल पहले बाप की एज बच्चे से 2 गुना ज्यादा थी, तो 6 साल पहले बच्चे की एज कितनी होगी, ये चीज वो पूछ रहा है। यानी एग्जैक्टली कह रहा है एट अ टाइम, फॉर एग्जांपल अब मेरे, यानी उसी बात मैं उसी को क्वेश्चन को अपने पर क्लियर करता हूं। मेरे और मेरे बाप की एज दोनों का सम 72 ईयर्स है, और आज से 6 साल पहले मेरे बाप की एज मुझसे 2 गुना ज्यादा थी, तो उस 6 साल पहले मेरी जिंदगी, मेरी एज इतनी होगी, ये चीज मैंने फाइंड करनी है। आज से 6 साल पहले यानी एफ माइनस एस, 6 साल पहले फादर की एज एस 2 टाइम्स एस माइनस 6, बच्चे की 6 साल पहले बच्चे की एज का डबल था फादर की एज। तो क्या किया मैंने, इसको तो क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दिया, एफ नेगेटिव 6 इज इक्वल टू 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 2s नेगेटिव 12, ये 6 उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, तो f इज इक्वल टू 2s, 8 क्यों लिख लेता है यार, 2s नेगेटिव 12 प्लस 6, तो f इज इक्वल टू 2s जमा माइनस माइनस 12 के 6 गए तो नेगेटिव का 6। ये आ गई अब मेरे पास फादर। इस फादर को अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करूंगा तो पुट 2 इन 1, 2 को 1 में पुट किया तो फादर की जगह इसकी वैल्यू पुट कर दी, 2s नेगेटिव 6 प्लस s इज इक्वल टू 72। अब जमा माइनस ये बन जाएगा मेरे पास 3s, 6 ने उधर जाकर प्लस का हो जाना है, 72 में 6 को ऐड कर दिया, ये बन जाएगा 78, 3 उधर जाकर डिवाइड होगा, s इज इक्वल टू 78/3, 3 2 3 6 6 18 26। तो बच्चे की एज कितनी थी मेरे पास 26। आज से 6 साल पहले बच्चे की एज अगर 26 थी तो उस ही 26 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो फादर की एज आ जाएगी, जिसमें वो कह रहा है कि मेरे पास मरिया बॉट अ टॉय कि मरहा बॉट अ टॉय ऑफ 1500, खरीदती कितने में है, बाट कॉस्ट प्राइस, मरिया सीपी कॉस्ट प्राइस कितनी है, एक खिलौना खरीदती है 1500 का, 1500 आरएस, और उसको बेच देती है कितने में, सेलिंग प्राइस उसको बेच देती है मेरे पास 1520 में। तो व्हाट वाज हर प्रॉफिट परसेंटेज, मैंने पी परसेंटेज फाइंड आउट करना है। हाँ
मरहाना एक को खिलौना 1500 में खरीदती है और 1520 में बेच देती है, उसकी परसेंटेज निकालनी। पहले तो मैं इसका प्रॉफिट निकालूंगा, जो 20% आएगा फिर उसकी परसेंटेज निकल ले लेनी है। प्रॉफिट का फार्मूला जो हमने देखा था वो होता है फार्मूला सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। वैल्यू पुट की, सेलिंग प्राइस कितने की है 1520, खरीदा कितने में था 1500, तो प्रॉफिट उसको कितने का हुआ 20 का। इसकी परसेंटेज निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ पी, तो वो होगा मेरे पास ये 20 प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस के ऊपर। कॉस्ट प्राइस कितनी है 1500 मल्टीप्लाई होगा 100 के ऊपर, तो इसकी मेरे पास कॉस्ट परसेंटेज निकल आएगी। तो परसेंटेज होगी इसकी मेरे पास 20 डिवाइडेड बाय 1500, ये चीज़ मल्टीप्लाई होगी 100, मेरे पास 1.3333 परसेंटेज आएगी इसकी। परसेंटेज होगी इसकी 1.333। ये थी इसकी परसेंटेज जो मैंने फाइंड आउट करनी थी। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 की। चेंज कर ले। क्वेश्चन नंबर 8 है जी मेरे पास, वो कह रहा है कि एक एनुअल इनकम ऑफ तैयब की सालाना इनकम, वो है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 8, तैयब की एनुअल इनकम। तैयब की सालाना इनकम है मेरे पास 9,60,000, 9,00,000 ठीक है 9,60,000। कह रहा है कि द एक्सटेम्प्टेड अमाउंट इज 1,30,000। और एक्सेप्टेड और EXEMPTED एक्सेप्टेड अमाउंट कितनी है उसके पास 1,30,000, 1,30,000। वो कह रहा है कि हाउ मच टैक्स वुड ही हैव टू पे एट द रेट ऑफ 0.75%। हाउ मच टैक्स, उसको टैक्स कितना टैक्स उसको पे करना पड़ेगा एट द परसेंटेज रेट ऑफ, टैक्स कितना पे करना पड़ेगा एट द परसेंटेज रेट ऑफ 0.75%। तैयब की सालाना आमदनी कितनी है, एक साल के बाद सालाना आमदनी है उसके पास 9,60,000। और कह रहा है एक्सेप्टेड अमाउंट, एक्सेप्टेड वो अमाउंट होती है जो कि हुकूमत टैक्स नहीं काट सकती। ये अमाउंट तो टैक्स फ्री हो सकती है, यहां पर इस अमाउंट का टैक्स नहीं हुकूमत काट सकती, तो ये तो टैक्स नहीं काटा जा सकता। अब कह रहा है कि अगर ना एट द रेट ऑफ 0.75 के रेट के ऊपर अगर टैक्स कितना कटेगा, इस रेट के ऊपर टैक्स कितना कटेगा, यही चीज वो पूछना चाह रहा है। तो इसका फार्मूला जो होगा, जो सिंपली इस्तेमाल होगा, वो होगा जी मेरे पास टैक्सेबल। पहले तो मैंने क्या करना है, तैयब का टैक्स फाइंड आउट करना है मैंने। तैयब की जो टैक्सेबल अमाउंट होगी वो होगी मेरे पास, पहले तो तैयब की टैक्सेबल अमाउंट, जितनी अमाउंट का वो टैक्स दे सकता है वो टोटल अमाउंट, और एक्सेप्टेड अमाउंट होगी टोटल अमाउंट 960 नेगेटिव 130। तो इन दोनों को माइनस किया तो तैयब की जो टैक्स देने की अमाउंट होगी वो होगी मेरे पास 83, 1 2 3, ये है इतनी अमाउंट का वो टैक्स दे सकता है। अब इतनी अमाउंट में से वो 0.75% रेट के ऊपर कितना टैक्स देगा वो देखता हूं। तो जो टैक्स देगा एट द रेट, पे टैक्स एट द रेट 0.75 रेट के ऊपर वो कितना टैक्स पे करेगा, तो जितना टैक्स वो दे सकता है उसको मैंने सिर्फ 0.75% के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है।
जितना टैक्स वो दे सकता है उसको सिर्फ 0.75% के साथ मल्टीप्लाई करवा देना। टैक्स वो दे अब कितना सकता है 630 मल्टीप्लाई करवा देना है 0.75%। 0.75%। जब इसको परसेंट के बगैर लिखूंगा तो ये बन जाएगा 83 1 2 3 मल्टीप्लाई होगा ये 0.00075 और इनको जब आपस में मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो आंसर मिलेगा 6225। तो इतना टैक्स वो पे करेगा 6225, ये वो टैक्स पे करेगा। तैयब टैक्स इतना पे करेगा वो एट द अमाउंट ऑफ 0.75%। इतना टैक्स तैयब पे करेगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखता हूँ। 9 है मेरे पास, फाइंड दी कंपाउंड मार्कअप ऑन दी 3,75,000 फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 40% कंपाउंडेड एनुअली। 9 वाला सबसे पहले तो 9 वाले में उसने अमाउंट्स दी है। एनुअल फाइंड द कंपाउंड मार्कअप, तो कंपाउंड मार्कअप पहले तो प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है, प्रिंसिपल अमाउंट है मेरे पास 3,75,000 3,75,000 फॉर द 1 ईयर एट द रेट ऑफ 40%। रेट कितना है 40% और साल कितना लगा है, टाइम 1 ईयर। तो मुझे इसका सिर्फ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, तो कंपाउंड एनुअली फाइंड आउट करना है। पहले तो मैं लिखता हूं फाइंड द इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर। पहले तो इंटरेस्ट फाइंड आउट करता हूं फॉर द फर्स्ट ईयर। इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट उसका कितना होगा, इंटरेस्ट ऑफ द फर्स्ट ईयर। पहले साल उसका इंटरेस्ट होगा प्रिंसिपल अमाउंट, मल्टीप्लाई करना है उसको रेट के साथ, फिर मल्टीप्लाई करना है टाइम के साथ और 100 के साथ डिवाइड कर देना है। तो वो होगा मेरे पास प्रिंसिपल क्रॉस रेट क्रॉस टाइम डिवाइडेड बाय 100। सिर्फ और सिर्फ इसमें वैल्यूज को पुट करना है। प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है मेरे पास, वो है मेरे पास 3,75,000। क्रॉस रेट कितना है 14 को परसेंटेज डिवाइड इसलिए किया इस 14 की वजह से, इस 14 की परसेंटेज की वजह से। टाइम 1 ईयर और डिवाइडेड बाय 100। तो इसका एनुअल होगा मेरे पास 3,75,000 क्रॉस 14 100 मुझे मिलेगा 3,75,000 क्रॉस 14 तो ये मुझे मिलेगा 52,500 52,500। तो यही उसका एनुअल इंटरेस्ट होगा जो मैंने तैयब का फाइंड आउट करना था। ये थे इस एक्सरसाइज के 9 सवाल। अब इसके थोड़े से एमसीक्यूज भी देख लेता हूं। एमसीक्यूज इसके है जी मेरे पास। पहला वो कह रहा है कि रिव्यू एक्सरसाइज, सवाल हो जाएंगे जिसने अच्छे से एक्सरसाइज कर ली उसके एंड पर जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी कर लेता है, वो शख्स काबिल हो जाता है इस काबिल। पहला सवाल इसका वो पूछ रहा है कि 7 का रूल, ये क्या है। एमसीक्यूज की मैं बात करता हूँ, रिव्यू एक्सरसाइज। रिव्यू एक्सरसाइज का पहला पार्ट
इस वो पूछ रहा है कि 7 का अंडर रूट एक इंटीजर है, रैशनल नंबर है, इरैशनल नंबर है या नेचुरल नंबर है। हमने पढ़ा था कि कोई भी प्राइम नंबर हो या किसी भी प्राइम नंबर का अंडर रूट हो तो वो वाली चीज मेरे पास होती है इरैशनल नंबर। तो ये मेरे पास होगा इरैशनल, ऑप्शन है सी। दूसरा सवाल पूछ रहा है वो कि बताएं स्पेशल सिंबल्स, ये वाला और ये वाला, ये क्या है, ये भी इरैशनल नंबर है, प्राइम ये, और हमने स्पेशल सिंबल्स भी पढ़ा है कि वो भी इरैशनल नंबर होते हैं, और उसका ऑप्शन होगा डी। थर्ड वाला पूछ रहा है कि अगर n इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर देन अंडर रूट ऑफ n इज क्या होगा, n अगर एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएगा। थर्ड वाला कह रहा है कि ये n अगर एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये मेरे पास क्या होगा, ये एक रैशनल नंबर होगा, नेचुरल नंबर होगा, इंटीजर होगा या इरैशनल नंबर होगा। ऑब्वियसली बात है ये वाली चीज फिर मेरे पास इरैशनल नंबर होगी, क्यू डैश। थर्ड वाला दो सर्ट्स का सम क्या होता है, दो सर्ट्स 3 का अंडर रूट प्लस 5 का अंडर रूट। अब ये भी एक इरैशनल नंबर है, ये भी इरैशनल नंबर है, दोनों इरैशनल नंबर्स को सम अगर मैं करूं यानी दोनों मेरे पास इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट को मैं अगर इनफाइनाइट को सम कर दिया तो मेरे पास इनफाइनाइट ही होगा, तो ये वाला भी इरैशनल नंबर ही होगा। पांचवें में कह रहा कि अगर फॉर ऑल, अगर एक एलिमेंट लिया मैंने x और अगर वो रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है और वो एलिमेंट x इज इक्वल टू x है तो ऑब्वियसली बात है ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर 3 एलिमेंट रियल एलिमेंट से ले, पहला b से बड़ा है और b c से बड़ा, a c से बड़ा होगा, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी, ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होगी। और अगला कह रहा है कि 2 की पावर अगर x है और 8 की पावर x है, वो आ रहा है 64 के। क्वेश्चन नंबर है जी मेरे पास 7, कह रहा है कि अगर 2 की पावर x है क्रॉस 8 की पावर x है और वो आ रहा है मेरे पास 64 के, तो फाइंड करना है मेरे पास कि x की वैल्यू कितनी होगी। तो पहले इसको सिंपलीफाई करता हूँ, 2 की पावर x क्रॉस 2 की पावर 3 लूंगा तो 8 बनेगा, 2 3 4 और 4 दूनी 8, तो 3x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर 64 है, 4 का अगर मैं स्क्वायर लूँ 16 चौके 64, 4 की क्यूब, और ये 2 की पावर ये और ये ऐड हो जाएंगे x प्लस 3 ऑफ x, और ये 2 का स्क्वायर यानी 4 बनता है, बाहर 3, तो ये बन जाएगी मेरे पास 2 की पावर 4x, और ये 2 की पावर 1 थी 2 थी 6, बेसिस दोनों की सेम है, तो 4x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6 ओवर 4, 2 दूनी 4 3 दूनी 6, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3/2। 3/2 है इसमें ऑप्शन, हाँ पहला ही ऑप्शन है। पार्ट 8 में कह रहा है कि लेट ए बी, दो नंबर्स हैं ए बी, वो रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, अगर ए बी के बराबर और बी ए के बराबर, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। 75 का अंडर रूट प्लस 27 का अंडर रूट, ये किसके बराबर होगा, कह रहा है जी बताऊं कि पार्ट है जी इसका 9, 75 का अंडर रूट प्लस 27 का अंडर रूट, ये वाली चीज किसके बराबर होती है। पहले मैं ना तस्दीक करके देखता हूँ, 75 की 5 के साथ 5 कम 5 5 25, फिर के 5 के 5 5 दिए 15, तो इसकी ये मेरे पास आ जाएगा 5 का स्क्वायर क्रॉस 3, यहाँ पर लिख लिया मैंने 5 का स्क्वायर क्रॉस 3, 27 के साथ ऑब्वियसली बात है ये 3 का स्क्वायर 3 3 और होती है 27, 3 का स्क्वायर और अंडर रूट, ये और ये कैंसिल हो गया, 5 तो आ जाएगा बाहर, अंदर कितना बचेगा 3 का अंडर रूट, ये और ये कैंसिल 3 बचेगा, तो नहीं 27 ही है और कितना है 75 है, 5 5 25 5 3 15, 5 का स्क्वायर और 3, इसका आता है मेरे पास नहीं सॉरी स्क्वायर तो नहीं ना है, यहाँ पर कितना है क्यूब है, क्यूब लूंगा फिर मेरे पास ये बनेगा। मैं भी देख रहा था कि एक तो स्क्वायर बाहर आ जाएगा, एक अंदर होगा, 5 और 3 8, 3 का अंडर रूट, इसका ऑप्शन डी ठीक है। अब कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ 3 प्लस 5 का अंडर रूट नेगेटिव और 3 नेगेटिव 5 का अंडर रूट, ये क्या है, ओड नंबर है, प्राइम नंबर है, इरैशनल नंबर है या रैशनल नंबर है। 10 वाला 3 प्लस 5 का अंडर रूट 3 नेगेटिव 5 का अंडर रूट, ये किसके बराबर है, ए का स्क्वायर नेगेटिव बी का स्क्वायर, 3 3 9 नेगेटिव 5, 9 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 गए 4 क्या है मेरे पास, वो एक रैशनल नंबर है, इसको पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूँ, तो ये एक रैशनल नंबर होगा। ये थे मेरे पास रिव्यू एक्सरसाइज के एमसीक्यूज, तो मेरा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट।